नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। वैसे तो पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर के तकरार जारी है, लेकिन इन दिनों छापेमारी पर जमकर सियासत भी हो रही है। जब कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की जा रही थी तो बीजेपी नेता उनका संबंध समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने तब कहा था कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब पीयूष जैन के ठिकानों पर हुए एक्शन के बाद मानो इत्र कारोबारियों पर छापे की लाइन लग गई हो। पीयूष जैन के ठिकानों से मिले नोटों के बंडल की तस्वीरें अभी लोगों की आंखों में घूम ही रही थीं कि इस 20 साल के आखिरी दिन यानी कि आज कानपुर, कन्नौज और उसके साथ साथ लखनऊ और मुंबई में छापेमारी हो रही है। अब यूपी में हुई छापेमारी में सबसे बड़ा नाम पुष्पराज जैन का है। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं और अब इस छापेमारी के बाद यूपी में महाभारत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर छापेमारी को लेकर के सियासत करने का आरोप लगाया। तो अब सवाल यही बनता है कि इस इत्र के पीछे सियासी दुर्गंध तो नहीं है। तो यूपी में जारी छापेमारी के बाद अखिलेश यादव अब लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई तरह के सियासी आरोप लगाए। पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, जमीन, बजट सब कुछ चिन्हित हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही वो परफ्यूमरी पार्क, वो परफ्यूम का म्यूजियम वैसा ही का वैसा पड़ा है। सुना ये कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैबिनेट से पास कर करके कोशिश की है कि दोबारा उस योजना को शुरू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कन्नौज का एक काम नहीं रोका है। यहां जितने भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे थे वो सब काम रोक दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी को तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी, साथी, समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे हैं। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और जहां जहां चुनाव होता है, जहां जहां इन्हें लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, मुझे वो दिन याद है। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। इत्र कारोबारियों के ठिकाने पर जो छापेमारी हो रही है और पुष्पराज जैन के यहां जो छापेमारी हुई उसको लेकर के अब सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं। एक तो कन्नौज की पहचान इत्र के व्यवसाय से ही होती है, लेकिन जिस तरह से लगातार छापेमारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारने वाली होती है तो इस तरह से वो ईडी और आईटी का सहारा लेती है। यह बात अखिलेश यादव ने कही और इसको कई बार अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर से आज दोहराया गया है। और कन्नौज में जो छापेमारी हो रही है उसके तार भी उन्होंने जोड़ते हुए ये कहा कि कहीं ना कहीं अब सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल नहीं कर सकती है और इसलिए ये जो छापेमारी हो रही है ये सियासी हैं।
लेकिन क्या वाकई में ये सियासी छापेमारी है या इसके पीछे की वजह क्या है? आज इस पर सवाल तो बनता है। तब इस सवाल तो बनता है कि शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनार्दन मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि इतर कारोबारियों के यहाँ लगातार जो छापेमारी है वो हो रही है। कई ठिकानों पर कन्नौज से लेकर के दिल्ली और मुंबई तक ये छापेमारी है, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये जो छापेमारी आप कर रहे हैं, दरअसल आपको डर सता रहा है चुनावों के अंदर हार का, और इसलिए आप लोग लगातार इस पूरे व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी को अब घबराहट हो रही है। उनके अपने साथी जब अपराधों में पकड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने काला धन जमा कर रखा है, अब उनके चुनाव का खर्चा कहां से मिलेगा इसकी चिंता उन्हें सता रही है। इसलिए अपने दोस्तों को बचाने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। सारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और माननीय योगी जी की सरकार में सारे कोई भी अपराध हो, चाहे वो क्रिमिनल अपराध हो, चाहे वो इकोनॉमिक अपराध हो, या कैसा भी अपराध करने वाले जो कोई भी लोग हैं, सबको उचित दंड मिलेगा और सारे अपराधी सलाखों के पीछे जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह के अपराधी हो। और इसको केवल राजनीति से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है। और ये कोई पहली छापेमारी नहीं है। प्रदेश में पिछले 4.5 साल में कम से कम 750 जगह छापेमारी हुई है, जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। अब चूंकि ये छापेमारी राजनीतिज्ञों के यहाँ हो रही है या उन लोगों के यहाँ हो रही जो बड़े रसूखदार हैं, जिनका राजनीतिक पालन पोषण चलता रहता था सपा के राज में, वो लोगों के ऊपर छापेमारी हो रही है, इसलिए उनमें छटपटाहट है, उनमें खलबली है। इसको राजनीतिक तूल देने की कोशिश हो रही है, जबकि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और ऐसे ही करती रहेंगी। जो लोग भी अपराधी का संरक्षण करते हैं या अपराधियों की सरकार चलाते हैं, उनको भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा और ये इसी तरीके से परेशान होंगे। तो जो लोग अपराधी के साथ हैं वो परेशान हो रहे हैं, जो लोग ईमानदार हैं, कॉमन मैन हैं, सही से जिंदगी जी रहे हैं, जिनके पास कोई काला धन नहीं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है। शौकत अली जी, जवाब दीजिए। आयुष जी, शुरू से लेकर अभी तक एक सवाल बराबर बना हुआ है। हम लोग लगातार पूछते चले आए हैं कि जब आपकी जांच एजेंसियां जांच करने गई पीयूष जैन के घर, तो ऐसा कौन सा प्रमाण मिला आपको जिससे आपने समाजवादी पार्टी पे दोषारोपण करने का काम किया? क्या आपकी जांच एजेंसियों ने बताया कि ये समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, या फिर आपको पहले से पता था कि ये समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं? कोई ऐसा प्रमाण अभी तक नहीं मिला। उसके बावजूद भी बार बार एक दोषारोपण किया जाता है कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। ऐसा कोई प्रमाण अभी ये साबित नहीं कर पाए। देखिए, ये लोग चाहते थे कि किस तरह उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाए। हम तो लगातार कहते चले आ रहे हैं कि पीयूष जैन इनके चंदा देने वाले कार्यकर्ता थे, चंदा नहीं दे पाए, इसलिए उनके खिलाफ एक साजिश रखकर उनके घर दबिश डाली गई और कालाधन इनका खुद का है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी के यहाँ जो छापेमारी हुई, बाकायदा एमएलसी साहब ने कहा कि हमें जैसा भी आप कहेंगे हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, और हमारे यहाँ अगर कोई चीज मिलती है तो जो आप सजा देंगे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी भी कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई। 3 और नेताओं के हमारे यहाँ छापेमारी हुई थी, उनके यहाँ से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये लोग एक पार्टी को बदनाम कर कर अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है, इनका झूठ बर्दाश्त करने वाली नहीं। हम साफ तौर पे कहते हैं, अगर गहनता से ठीक से जांच हो जाएगी तो पीयूष जैन इनकी पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे, इनकी पार्टी के सदस्य निकलेंगे। अगर गहनता से इस चीज पे जांच की जाए तो संभवतः वो पार्टी के सदस्य हैं, और मैं कह रहा हूं कि एक बार उस पर भी जांच हो जानी चाहिए। लेकिन आज देश से इनको माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह एक पार्टी पे दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं बार बार, इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है।
वो जांच एजेंसियां जो उनके घर में जांच करके आई हैं, उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि आपके पास कोई प्रमाण था जो आपने भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को यह बता दिया कि ये समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए और देश के गृह मंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए। बगैर किसी साक्ष्य के, बगैर किसी प्रमाण के आपने किसी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया, जबकि वो आपकी पार्टी का सदस्य हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए प्रदीप सिंह जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि ये जो छापेमारी हो रही है, कि आपको लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है या वाकई में भाई अपना काम कर रहा है, ईडी उसको जो काम है वो अपना कर रहा है, लेकिन अब चूंकि प्रदेश के अंदर चुनाव है इसलिए हर चीज राजनीति के साथ जुड़ती है, इसलिए इस पर भी जोड़ दिया कि ये राजनीति से प्रेरित है। प्रदीप जी। देखिए, एक बात तो निश्चित हो गई, 8 बजे आकर जो नोटबंदी की घोषणा की थी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में घूम घूम कर ये बताया था कि इस देश से काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद पर काबू मिल जाएगा, लेकिन न आतंकवाद पर काबू मिला, न इस देश से काला धन समाप्त हुआ। हमें कहते हैं पिछले 4.5 सालों में अगर सारे पुराने नोट बदल दिए गए थे और ये जो बरामदगी है नए नोटों की है, तो ये काला धन इस 4.5 सालों में बरामद हुआ। और निश्चित तौर पर बार बार ये चीजें स्पष्ट होकर सामने आ रही है। ये जो पीयूष जैन जी है, इनकी फेसबुक प्रोफाइल है, जो इनके साथी हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीर है और उनके तमाम स्लोगन उस फेसबुक आईडी पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस माफिया की तरह कार्य कर रही है, जो पहले तो व्यापारियों को टेंडर दिलाती है, काम दिलाती है, उसके बाद जब वो कमीशन मांगती है और कमीशन देने से व्यापारी इनकार करता है तो उसकी हत्या करा देती है, उस पर दबाव बनाती है। यही काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कर रही है। आपको हर जनपद में पीयूष जैन मिलेंगे, हर जनपद में आपको इस तरह के कहीं इत्र व्यापारी, कहीं मसाला व्यापारी, इस तरह के पीयूष जैन आपको हर जनपद में है। जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की फंडिंग करने से इनकार किया या उनकी डिमांड पूरी नहीं की, उन घरों पर छापे पड़ रहे हैं और उसके बाद विपक्ष को आरोपित किया जा रहा है कि क्या ये विपक्ष से जुड़े हुए हैं या फलाने पार्टी से जुड़े हैं या फला पार्टी। निश्चित तौर पर ये अपराधी व्यापारी 100 फेक कंपनियों के साथ 150 करोड़ रुपए लोन लेता है। आप ये बताइए, एक मोटरसाइकिल भी प्रदेश के नागरिक को लेनी हो तो 20 कागज लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये 100 फेक कंपनियों के साथ 150 करोड़ रुपए लोन ले रहा है। ये कौन लोग हैं, जिनका संरक्षण पीयूष जैन को प्राप्त था और उसका संपर्क निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल से होगा। उस बात की जांच होनी चाहिए, वो व्यक्ति कौन है जिसका संरक्षण पीयूष जैन को प्राप्त था। चलिए, जनार्दन मिश्र जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बहुत सारी कार्रवाई आपने इससे पहले भी देखी होंगी और हर बार हम लोग देखते हैं, और खासतौर से अगर चुनावी मौसम चल रहा हो और कोई कार्रवाई अगर हो जाए तो वो सीधे राजनीति के साथ भी जुड़ती है, लेकिन अभी जो हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वो राजनीति से प्रेरित है या फिर ईडी अपना काम कर रही है? आयुष जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव से पहले हर एक एक्शन जो है उसको पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है। अगर उस चश्मे को उतार के हम रखें तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। एक संस्था जो है, जो इस प्रमुखता से इस चीज के लिए कार्य करती है, उसने एक घर में इतना अनअकाउंटेड कैश बरामद किया, उस पर कार्रवाई की गई और उसी सिलसिले में अब दूसरों पे कार्रवाई की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जो किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी है तो उस पर कुछ ना कुछ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत जरूर होगी। और जैसा कि हमारे साथ सपा प्रवक्ता महोदय उन्होंने कहा भी कि जब हमारे पास में कुछ ऐसा गलत नहीं है तो उसमें कुछ निकल के भी नहीं आएगा। तो ये राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप जो चलता ही रहेगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो एक रेगुलर अपना रूटीन प्रोसेस की तरह चलता है और इसमें अपनी चीजों को रखने के लिए भाजपा ने भी प्रयास किया और उधर से सपा ने भी उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो वो चलता अभी तक यही दिखाई दे रहा है। डॉक्टर कौशल मिश्र जी, जवाब दीजिए जो बात शौकत जी ने और प्रदीप जी ने कही। देखिए, पहले तो जो ब्लैक मनी की बार बार बात की जाती है, ब्लैक मनी खत्म हो गया था। जितना पैसा था, सारे पैसे का करीब करीब 99% तक का बैंकों में जमा हो गया था। उसके बाद अगर किसी अपराधी के पास, किसी इकोनॉमिक ऑफेंडर के पास इतना पैसा मिलता है तो इसमें तो खुश होना चाहिए ना। आप ये देखिए, इतना पैसा आया, जितना हमारे को काशी कॉरिडोर में पैसा लगाने में लगा,
उतना पैसा एक आदमी के घर मिला, तो इससे तो प्रदेश के लोगों को खुश होना चाहिए। आप ये देखिए, यही एक सरकार है जितने आजम खां और अतीक अहमद जैसे जो भी अपराधी रहे हैं, जिन्होंने लैंड माफिया रहे हैं, उनकी जमीनों के ऊपर घर बना करके गरीबों को मकान दे रही है। तो ये तो इनको भी खुश होना चाहिए ना। किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने या नेता ने कभी ये नहीं कहा कि जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं ये छापे गलत हैं। सिर्फ सपा पार्टी को ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उससे ये बात का शक जाहिर होता है या ये बात ऑब्वियस होती है कि जब भी छापेमारी होती है, जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है, तो सपा को मिर्च क्यों लगती है? यानी कि सपा कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज हो रही है, उसकी पोजीशन खराब है। हम बताइए, भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी ने कभी किसी भी अपराधी का प्रोटेक्शन नहीं किया, वो कोई भी हो। अपराधी का कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे और ये जो मिला है, इसका सुराग जो मिला था, इसका सुराग अहमदाबाद से मिला था, उसके बाद छापा पड़ा, उसके बाद वहां से ऐसा नहीं कि पैसे के साथ साथ सिर्फ पैसा मिलता, और सारी चीजें मिलती है जिससे एक दूसरे का लिंक मिलता है। जब लिंक मिलता है तो छापे और पड़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की जनता इससे दुखी है। गरीब तो खुश होगा कि कम से कम इतना काला धन निकलेगा और ये काला धन सरकार के पास जाएगा, तो सरकार और अच्छी योजनाएं बनाकर देगी। जैसे उसने आजम खान और अतीक अहमद जैसे लैंड माफिया जो रहे हैं, उनकी जमीन के ऊपर गरीबों का मकान बना के दिया, उसी तरीके से इन पैसों का समाज के लिए ही यूज होगा। और इसको राजनीतिक चश्मे से देखना बिल्कुल गलत है। और जो भी लोग राजनीति करना चाहते हैं वो करते हैं, प्रदेश की जनता देख रही है। आप ये देखिए ना, आजाद भारत के इतिहास में इतनी बड़ी रिकवरी कभी नहीं हुई। अगर कहीं पे भी जरा सा भी उसको राजनीतिक संरक्षण होता तो क्या इतनी बड़ी पकड़ होती? नहीं होती। इसका मतलब, और समाजवादी पार्टी को इससे कष्ट हो रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है वो समाजवादी पार्टी का आदमी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, नहीं तो कॉमन सेंस है। जनमानस से पूछ लीजिए, सड़क पे चलते हुए 100 आदमी से पूछ लीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर जो बात आपने कही, जो आपके नेता कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत नहीं है तो आप करिए हमारे यहाँ छापेमारी, लेकिन उसमें फिर इतना आरोप प्रत्यारोप करने की क्या जरूरत है? शौकत अली जी। आयुष जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी इनको इनपुट मिल गई थी कि ये समाजवादी पार्टी का नाम लेने लगे। देश के गृह मंत्री ने भी नाम लिया है, आपके मुख्यमंत्री जी ने भी नाम लिया है, तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नाम लिया है समाजवादी पार्टी का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी ने उनका बचाव किया था, या नाम लिया था, या रोका था कार्रवाई करने से, या बाधित किया था आपको? कुछ भी नहीं किया था समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी तो चाहती थी ऐसे लोगों पे खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जब कार्रवाई में पीयूष जैन पकड़े गए तो पता चला कि वो तो इनकी पार्टी के सदस्य हैं। अब आओ ताओ में करते क्या? अब दोषारोपण किस पे किया जाए, तो उठा के समाजवादी पार्टी के सर मर दिया गया। अच्छा, नहीं, ये पता कैसे चला शौकत अली जी? समाजवादी पार्टी के सर फोड़ने का काम किया गया। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे इन्होंने ये कहा कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। इनपुट मिला कौन सा? जैसे इन्होंने कहा कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, वैसे ही आपने बता दिया कि अब ये जो पीयूष जैन है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। भाई कोई तो उसका कोई एविडेंस रख दीजिए ना यहाँ पर, कोई बता दीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं कि समाजवादी पार्टी के। अरे मैं पूछ रहा हूँ, पीयूष जैन को छोड़ दीजिए, आज जो पम्मी जैन के यहाँ छापा पड़ा है वो तो समाजवादी पार्टी के हैं। उनके यहाँ से जो चीजें निकलेंगी आपके सामने आएंगी, सुनना वो समाजवादी पार्टी के नहीं है ना? समाजवादी पार्टी के वही समाजवादी बांट रहे थे ना, जिसकी दुर्गंध से पूरा प्रदेश बदबू कर रहा है, करप्शन की खुशबू चारों तरफ फैला रखी है, करप्शन की बदबू चारों तरफ फैला रखी है। ये समाजवादी पार्टी के लोग थे। चलिए कौशल जी एक बार सुन ले, शौकत जी की बात को सुने पहले। शौकत जी, 1 रुपए भी इनलीगल तरीके से नहीं अर्जित किया हम लोगों ने। एमएलसी साहब ने साफ तौर पे कहा है कि 3 साल का डाटा हम उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। 1 रुपए अगर गलत तरीके से अर्जित किया हो तो जहां सूली पे चढ़ाना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्वयं चल कर आऊंगा। 1 रुपए भी गलत तरीके से अर्जित नहीं किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। और बार बार एक दोषारोपण हो रहा था कि अपराधियों के साथ खड़े। अरे महाराज, आपको हमें लगता है कि जानकारी अधूरी है। आप शायद भूल गए होंगे उन्नाव की घटना, जेल कौन मिलने गया था महाराज? आप शायद भूल गए होंगे हाथरस की घटना, जेल पे कौन मिलने गया था महाराज? आपकी ही पार्टी के सांसद और विधायक थे। आप शायद भूल गए
रहे होंगे। बलिया में एक विधायक रो रहे थे, किसके लिए रो रहे थे? उनके बच्चे को किसी ने नहीं मारा था, उनके बच्चे को किसी ने जेल नहीं भेजा था, एक अपराधी को जेल में भेज दिया गया था। महाराज विधायक जी रोने लगे थे। अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और हम कहते हैं आप कार्रवाई करिए, निश्चित होकर कार्रवाई करिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ। आपको जितनी कार्रवाई करनी है करते रहिए, समाजवादी पार्टी पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि हमारे पास 1 रुपए भी गलत तरीके से अर्जित नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग घबराने वाले नहीं। हम तो कहते हैं चलिए ठीक है, इन सवालों पर भी मैं आऊंगा। पहले प्रदीप जी को भी मैं शामिल करता हूं। प्रदीप जी, चलिए प्रदीप जी आपने कहा कि एक तो देखिए इनके इनपुट्स और इनके इंटेलिजेंस पर आपने सवाल खड़ा किया, दूसरा आपने उसको नोटबंदी के साथ भी जोड़ा, लेकिन अब यहां पर तो अब कौशल कांत जी कह रहे हैं कि देखिए वो पैसा तो वापस आ गया था। निश्चित तौर पर हम भी कह रहे हैं, हमने कहा ना नोटबंदी में सारे पुराने नोट बैन हो गए, नए नोट आए, तो निश्चित तौर पर काला दिन वो मार्केट में आ गया था, वापस आ गया था। अब ये इन 4.5 सालों में जब से योगी जी की सरकार है, ये महोदय जो अपराधी व्यापारी हैं जैन साहब, इनके पास यह कूद धन आया और 100 से ज्यादा फेक कंपनियां ये चला रहे थे और 150 करोड़ रुपए इन्होंने लोन भी लिया। हम पूछना चाहते हैं कि ये 150 करोड़ रुपए लोन दिलाने वाला वो कौन राजनेता है जिसका संरक्षण पीयूष जैन को प्राप्त था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर बगैर सरकारी संरक्षण के पीयूष जैन जैसा अपराधी व्यापारी इतनी फेक कंपनियां चला नहीं सकता और 150 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन दे नहीं सकता। दूसरी बात, हम एक अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सारे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी जमीनें कुर्क की जा रही है और आम लोगों की कॉलोनियां बना के दे। निश्चित तौर पर होना चाहिए, हर अपराधी के साथ होना चाहिए, लेकिन क्या ब्रजेश सिंह के जमीनें भी कुर्क की गई क्या? उनकी जमीनों पर भी आम लोगों को कॉलोनियां बना के दी गई क्या? और भी जो क्षत्रिय अपराधी हैं पूरे प्रदेश के क्या, और वो जेलों में हैं और बड़े बड़े नाम है, जो लोग जेलों में नहीं भी हैं उनकी संपत्तियां भी कुर्क की गई क्या? निश्चित तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर किसी एक बिरादरी को समर्थन करने का आरोप आता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी किसी एक बिरादरी को समर्थन करने का आरोप आता है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए और ये बताते हैं कानून व्यवस्था ठीक है। मैं जवाब दूं? एक सेकंड, प्रदीप जी की बात कंप्लीट हो जाए। निश्चित तौर पर जब ये कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक है, आप महिला सशक्तिकरण पे आप बात करते हैं, महिला सुरक्षा पर बात करते हैं, तो आप ये देखिए चाहे हाथरस से लेकर उन्नाव से लेकर हर जगह अपराधियों को संरक्षण कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता दिखाई पड़े, चाहे कुलदीप सिंह ठीक है। के पीछे खड़े चलिए प्रदीप जी, आपका ये कहना है कि ये संरक्षण देते हैं, ठीक है। जनार्दन जी, अब मैं इसके दूसरे पहलू पर भी आता हूं। जनार्दन जी, चाहे वो कासगंज ठीक का है। मामला हो, हर प्रदीप जगह अपराधियों जी, के साथ आपकी बात का जस्ट आ गया ना, आपने ये कहा कि ये लोग संरक्षण देते हैं ना। जनार्दन जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं पॉलिटिकली, तो चलिए ठीक है कि आप राजनीति करते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन इस तरह की संस्थाओं के ऊपर जब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं तो इसको फिर आप लोकतंत्र के अंदर कैसे देखेंगे? क्योंकि फिर तो कोई भी कार्रवाई होगी वो राजनीति से प्रेरित मानी जाएगी। आयुष जी देखिए, इतनी बड़ी संख्या में जो छापेमारी हुई और इतना बड़ा कालाधन सामने आया, इसने एक बहुत घिनौना सच उजागर किया है कि ऐसे लोग जो टैक्स चोरी करते हैं, जो जनता के पैसों को चुराते हैं, जो सरकार के नियमों की अवहेलना करते हैं, उन लोग इतने धन के कुबेर बन जाते हैं। और क्या होता है, ऐसे जो पूंजीपति हैं उनको कहीं ना कहीं से हर राजनीतिक पार्टी दौड़कर अपना संरक्षण देना चाहती है। किस के खेमे में कितने ज्यादा ऐसे लोग हैं, उसी हिसाब से उसकी हैसियत नापी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा उजागर हुआ है। अब देखिए, 2 लोग पे छापेमारी हुई, एक दूसरे के ऊपर उछाला जा रहा है कि ये मेरे नहीं थे, ये उनके थे, ये उनके नहीं थे, मेरे थे। लेकिन हम कह रहे किसी के भी थे, लेकिन वो आदमी ने इतना बड़ा चोरी की, उसको इस तरह से इतना किया। और आपको मैं बताऊं, ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। अगर ये बृहद स्तर पर ऐसी रेड्स करी जाए तो आपको प्रदेश भर में ऐसे बहुत धन कुबेर मिलेंगे। तो ऐसे चोरों को संरक्षण कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जरूर देती हैं। इसी वजह से वो इतने बेखौफ होकर किसी भी संस्था से, किसी भी कानून से बिना डरे हुए इतना धन कुबेर बन जाते हैं और वो प्रभावित करते हैं हर एक सरकार को, उनके कार्यों को, और अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, जवाब दें। मैं पहले सपा के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा ना, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, गायत्री प्रजापति को भूले नहीं होंगे, जिसको उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह यूज किया और बाद में फेंक दिया। आप समझिए ना, 2002 में गायत्री प्रजापति जी के पास
बीपीएल कार्ड था। और जब उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि प्रदेश में तो कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हो रही थी, तो उनके पास अकूत संपत्ति थी, हजारों करोड़ की संपत्ति थी, हजारों करोड़ की संपत्ति थी। और उसके बाद वो जेल में गए, उस सारे पैसे कहाँ गया? वो पैसा सपा के पास आया। इसी तरीके से अगर देखें, आजम खां को देखें, सपा के हैं, मुख्तार को देखें, सपा के हैं, अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुकीम काला, फुरकान, ये जितने दुर्दांत अपराधी हैं, उन सभी के सभी सपा से क्यों लगे हुए? और जो दूसरा सवाल पूछ रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, उसको जाति से जोड़ते हुए, क्योंकि ये भारत को केवल जातियों में बांटना चाहते हैं, तो जाति स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे थे। तो मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के सरकार प्रवक्ता से कि साहब, आपने पूरे देश में सबसे ज्यादा राज किया है। आज तक के इतिहास में आप एक ऐसा छापा बता दीजिए या एक ऐसा अपराधी बता दीजिए जिसकी संपत्ति कुर्क करके आपने गरीबों को घर दिया। किसी को नहीं दिया, क्योंकि सबको तो आपने पाल रखा था। और जो आप कह रहे हैं ना, जो बाकी के बचे हुए अपराधी हैं, ये तो काम शुरू हो गया है ना, ऊपर से लिस्ट चालू हो गई है, नंबर चालू हो गया, 1 2 3 4 5 XYZ तक सब साफ हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, अगले 5 साल के में जब दोबारा सरकार आएगी तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, न सपा रह जाएगी न कांग्रेस रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ही 300 प्लस सीटों के साथ दोबारा आएगी। इसी भरोसे के साथ प्रदेश की जनता के लिए अपराधियों से सारा पैसा ले करके गरीबों को दिया जा रहा है। और जो इस तरह के जो धनपशु लोग हैं, उनके अगेंस्ट छापेमारी चलती रहेगी। सपा जितना विरोध करना चाहे कर ले, ये छापे अभी कंटिन्यू रहेंगे, चाहे आप उसको चुनाव से जोड़ें, चाहे उसको राजनीति से जोड़ें। हम खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी खुश है कि ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है। डाउट यहां पैदा होता है कि सपा को दर्द क्यों? ये एक सामान्य ज्ञान है जो बताता है कि चूंकि सपा की पूंछ पे पैर रख दिया गया है, इसलिए सपा को दर्द हो रहा है, इसलिए वो उसे परेशानी हो रही है और इसीलिए उनके प्रोटेक्शन में खड़े हो रहे हैं। आप बताइए ना, कोई और पार्टी तो नहीं बोलने आई, खाली सपा को कष्ट क्यों हुआ? बाकी लोग चुप क्यों हैं? क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि अपराधी का साथ देना नहीं चाहिए, पर इनका तो इतिहास ही अपराधियों का रहा है। इन्होंने जाति और अपराध दो ही की तो राजनीति की है। यादव जाति करते थे, मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा गया ना, क्योंकि पीयूष जैन का संबंध समाजवादी पार्टी के साथ जब साबित करने की कोशिश हुई तो डिफेंड तो वो करेंगे ना। शौकत अली जी जवाब दें। नहीं, ये साबित इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए आए। और उसके बाद अब बताइए जरा, पम्मी जैन तो इनके अपने हैं, और बड़ी अच्छी बात, अगर पम्मी जैन भी क्लीन होंगे तो घबराने की क्या बात है? फिर सपा को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? चलिए, अगर अपराधी नहीं है। शौकत अली जी, क्यों परेशानी हो रही है? आयुष जी अपराधी आयुष जी, अरे हमें परेशानी नहीं, हम तो कह रहे हैं आप जांच करिए, निष्पक्ष होकर जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कहाँ दिक्कत है। हम तो यही पूछ रहे हैं बार बार इनसे कि आपको ये इनपुट कहाँ से मिल गया भैया? आप क्यों इतना व्याकुल हो गए थे हमारा नाम लेने के लिए? आपको नींद नहीं आ रही होगी, करवटें बदल रहे थे, तब जाके आपने नाम लिया है कि सुबह होते ही हमको समाजवादी पार्टी का नाम लेना है मीडिया के सामने आके। भैया हम तो कह रहे हैं आप उसको सुलिप चढ़ाइए। कौन मना कर रहा है आपको? किसने रोका आपको? हम बाधित करने गए थे या मना कर रहे थे? आपकी जांच एजेंसियों का हमने हाथ पकड़ लिया था, उनको रोक लिया था, उनके आगे बैरिकेटिंग कर दी थी। क्या किया था हम लोगों ने? कुछ नहीं किया। हमने कहा ना, ये इनपुट कहां से आया ये बतावें, और नहीं तो देश से माफी मांगे। दूसरी चीज, हमें अपराध की परिभाषा सिखा रहे थे वो लोग जिनका प्रदेश का मुखिया भी स्वयं अपराधी हो, जिनके खिलाफ मुकदमा हो, 307 जैसी गंभीर धाराओं का मुकदमा हो। ऐसे ऐसे लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं जिनके खिलाफ डकैती का मुकदमा पंजीकृत है। और एक बात बताऊं आयुष जी आपको, ये जो फहरिस्त बनाई गई है, ये शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी ने की थी। आपको याद होगा, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके 12 विधायक अपराधी थे। फिर राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, 48 विधायक जो थे वो अपराधी थे। इस बार नेता प्रतिपक्ष ने सदन में खड़े होकर कहा था, ये कहीं गली मोहल्ले में पान की दुकान पे नहीं कहा था, जहां जवाबदेही तय होती वहां खड़े होकर कहा था कि माननीय सदन से अध्यक्ष जी से पूछा था कि आप किस दल में कितने अपराधी विधायक बनकर आए हैं, ये डाटा सार्वजनिक करिए, सरकार बतावे। क्यों नहीं बताया आपने कि किस दल में आज कितने अपराधी हैं? डर रहे थे क्या कि आप सबसे ज्यादा अपराधियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है? अरे महाराज, आपसे साफ तौर पे पूछा गया किस दल में कितने विधायक आज अपराधी हैं, ये डाटा सार्वजनिक कर दीजिए। और ऐसी जगह पूछा गया जहां जवाबदेही तय होती है, किस से आपने वो डाटा अभी तक पेश नहीं किया? क्योंकि अपराधियों की अगर आप देखेंगे तो ज्यादा ही लगेगा। 44 में कितने हैं उसका प्रतिशत निकाला जाए। एक सेकंड, 44 में कितने उसका प्रतिशत निकाला जाए और उनके 325 में कितने उसका प्रतिशत निकाला जाए,
फिर तो ये फाइनल बन सकेगा ना कि हाँ किसके में कितने ज्यादा हैं। हमने कहा कल को आपके नहीं, बहुत उसका ज्यादा जवाब होंगे दे- तो उसमें संख्या आपकी ज्यादा हो जाएगी। उसका जवाब शौकत देता अली जी, हूं। सुन कल को लीजिए बहुमत जी। में अगर आप होंगे तो उसका संख्या जवाब आपकी सुन ज्यादा हो लीजिए। सकती है। उसका जवाब सुन देता हूं। लीजिए, एक सुन एरिया लीजिए। अरे सुन तो एसोसिएशन लीजिए ऑफ महाराज। नहीं, नहीं, डेमोक्रेटिक शौकत जी से रिफॉर्म मैं नाम जवाब की एक आ रहा हूं, एक सेकंड संस्था पहले है। शौकत जी की बात कंप्लीट हो। शौकत जी, सदन में नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा कि महाराज किस दल में कितने विधायक अपराधी हैं। व्यक्तिगत किसी एक दल को कहा क्या? नहीं कहा। सारे दलों की बात कह दी कि जो जीत कर सदन पहुंचे हैं, चाहे इस सदन की बात हो, एमएलसी सदन की बात हो, सारे सदनों की बात की उन्होंने। कहा कि ये डाटा भी सार्वजनिक होना चाहिए कि कौन सा अपराधी यहां एमएलसी या विधायक बनकर बैठा है, ये डाटा सरकार पेश करे। क्या डर था भैया महाराज? तमाम हमारे एमएलसी अगर अपराधी थे तो आप डाटा देने का काम करते, आपके विधायक अपराधी थे तो आप ठीक है, डाटा चलिए एक देने बार का काम 2017 का भी करते। निकालते हैं और एक बार 2012 का भी। 2012 का भी निकालते हैं, 2017 का भी निकालते हैं, तब पता चलेगा किसमें कितने ज्यादा अपराधी थे। और अभी आगे भी हम लोग देखेंगे, अब क्योंकि क्या होता है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये परिपाटी चलनी चाहिए क्योंकि हर बार जब भी चुनाव हो ना, उसके बाद एक लिस्ट ये भी आनी चाहिए किसमें कितने ज्यादा अपराधी हैं। तब मुझे लगता है सही आकलन हम लोग कर पाएंगे। प्रदीप जी, मैं आता हूं कौशल कांत जी, एक मैं रिएक्शन और लेता हूं। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। निश्चित तौर पर ये बात बहुत बढ़िया है कि चूंकि हमारे विधायक ज्यादा हैं, इसलिए हमें ये छूट मिल जाती है कि हमारे पास अपराधी विधायक ज्यादा होंगे। 114 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी सदन का नेतृत्व कर रही है अपराधी विधायकों के साथ 114। आज जिस कैबिनेट में कानून व्यवस्था को लेकर निर्णय होते हैं, विकास को लेकर निर्णय होते हैं, आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी उसमें बैठते हैं। जो सदन का मुखिया, जिस पर कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी होती है, पूरे भारत में पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने ही ऊपर लगे मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की। और उसके बाद आप देखिए, ये वही मुखिया महोदय हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सदन को यह सूचना दी थी कि एक ऐसा पाउडर बरामद हुआ है जिससे विस्फोट होता, पूरी विधानसभा नष्ट हो जाती। वो अपराधी पकड़ा गया, वो पाउडर कहां से आया, वो लेकर कौन आया, ना उस पाउडर की विवेचना हो पाई। तो मुख्यमंत्री महोदय, या तो आप ये मानिए कि आप सदन से आपने झूठ बोला था, सदन को आपने गुमराह किया था, या फिर ये कहिए कि आप अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं क्योंकि वो अपराधी आज तक पकड़ा नहीं गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम बार बार ये कहते हैं, कानून व्यवस्था पर बार बार जिक्र होता है और बार बार ये होता है कि हाँ निश्चित तौर पर आज की डेट जो अपराधी व्यापारी जन पर चर्चा हो रही है, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो बात कही, हम उससे सहमत हैं कि और हमने पहले भी ये बात कही थी कि हर जनपद में पीयूष जैन है। और चुनाव में चूंकि वो फंडिंग जो पीयूष जैन नहीं करेगा, वो सबके यहाँ रेट पड़ेगी। ये माफियाओं की सरकार है, योगी आदित्यनाथ। नहीं, चलिए ठीक है जनार्दन जी, देखिए उसका एक एंगल ये भी निकाल दिया। देखिए यही तो खूबी है ना पॉलिटिशियंस की। देखिए हर चीज का राजनीतिक महत्व एक निकाल देते हैं। जनार्दन जी आपने कहा कि अब ये अगर आगे बढ़ेगा तो भी बहुत सारे ऐसे पीयूष जैन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो फंडिंग नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, खासतौर से सत्ताधारी पार्टी को, उनको टारगेट किया जा रहा है। जनार्दन मिश्र जी, आयुष जी, एक पार्टी का नाम बताइए जिसने इस तरह की फंडिंग को मना किया, खुल के सामने आके कह दे कि किसी ने मुझे 500 करोड़ के लिए ऑफर किया, मैंने मना कर दिया और ये इस आदमी की जांच कराई जाए। कोई एक पार्टी है ऐसी जो अपने प्रदेश में या पूरे देश में जो ऐसे लोग जो आपके पास में 100 करोड़ लेके आ रहा आपकी जेब में डालने, वो कैसे लेके आया? क्या कभी आप लोगों ने पूछा? आपके जो शीर्षस्थ नेता बैठे हैं, देखिए ये सब आपके करीबी बनते कैसे हैं? ये पैसा चोरी करके इकट्ठा करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा लेके आपके चरणों में रख देते हैं और जब वो आपके पास आता है तब तक आप बड़े उसको सजो के रखते हैं और जहां वो मतलब का नहीं निकलता तो उसको एक्सपोज कर दिया जाता है। तो मेरा तो देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप चुनाव सर पर है, बहुत अच्छी चीज है भाई, सबका काम है। मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम पत्रकारिता का है, वो राजनीतिक है, उनका राजनीति का काम है। आरोप प्रत्यारोप जरूर करेंगे, नहीं तो कहेंगे जनता क्या कर रही है ये लोग। तो मेन चीज ये है कि जो सिस्टम में इतने बड़े जो दुर्दांत अपराधी बैठे हुए हैं, उन पर कैसे ये सभी लोग इकट्ठा होकर क्यों नहीं प्रहार करते? किस एक राजनीतिक पार्टी ने ये कहा कि हमको गलत चंदा मिल रहा था और हमने मना कर दिया, इसकी जांच करवाइए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जवाब दीजिए। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो सपा के प्रवक्ता डेटा मांग रहे हैं, वो डेटा पब्लिक की चीज है, छुपी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उसको जाके देखें और पढ़ें और समझें कि वो जानकारी पब्लिक में है। उसे अरे भाई फिर इस तरह नहीं होता है।
अरे भाई फिर आपके कैसे होता है? कह देने से नहीं हो जाएगा। किस तरह होता है? सदन में खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष ने मांगा है, फिर किस नेता तरह से होता है? प्रतिपक्ष ने सदन में खड़े होकर मांगा है, सरकार उपलब्ध कराए। आपके डाटा से काम नहीं चलेगा। अभी तक कोई डाटा सदन में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस तरह उत्तर प्रदेश में झूठ बहुत बोले गए हैं, तमाम झूठ आप लोग बोले। ठीक है, शौकत अली जी, देखिए आपका पॉइंट सही है। आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन में मांगा। देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए। आपने कहा, आप शौकत अली जी, लेकिन वो पता तो चल सकता है ना, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आपने सार्वजनिक किया है ना, आपने एफिडेविट दिया है कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं, ये एफिडेविट तो आपने लगाया है ना, वो तो इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी पता चल जाए। मुझे पूरा करने दीजिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो डेटा अपलोडेड है वो एक संस्था है जिसका नाम है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। वो सिर्फ इलेक्शन वॉच और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे काम करती है और इलेक्टोरल रिफॉर्म पे काम करती है। उसी के डेटा को वेरीफाई करके इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है और उसी डेटा को मैं कोट करता हूं। उसी डेटा के हिसाब से जो कानून, अब पहले बताते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिसकी आज बात, सुधार की बात कर रहे हैं, ये कानून व्यवस्था हमारी सरकार तो आज आ रही है ना। पिछले इतने सालों के आजाद भारत के इतिहास में जो कानून मिला उस कानून के हिसाब से इलेक्शन लड़ा गया। उसमें जब तक आदमी का अपराध प्रूफ नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन लड़ने की छूट है। वो अपराधी आरोपी है, अपराधी नहीं है। और ये कानून हमारा नहीं बनाया हुआ, ये पिछली 70 सालों से जो सरकारें रही हैं उनके कानून पे, क्योंकि उससे अभी तक उनको फायदा होता रहा। अब बात आते हैं कि परसेंटेज पे 30% से कम विधायक, 30% के आसपास विधायक के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस है बीजेपी के। लेकिन वहीं अगर सपा को देख लें और बसपा को देख लें, सपा का परसेंट है 53। जाके पढ़िए, अपराधी आधे से ज्यादा भर रखे हैं आपने, आधे से ज्यादा हमने जेल में भेज दिया है, उसके बाद भी सबसे ज्यादा अपराध आपके पास है। आपको पढ़ के नहीं आए थे ना, इसलिए एक्सपोज हो गए। जाके देखिए कितने अपराधी हैं आपके पार्टी में। उसके बाद झूठ की दुकान हम लोगों ने बहुत बार सुनी है। अब सुनिए ना, झूठ की दुकान हम लोगों ने बहुत बार सुनी है। उत्तर प्रदेश की सरकार से डाटा मांगा गया और ये कहें जाके किसी एजेंसी से ले लो, किसी एजेंसी से ले लो। अरे वारे महाराज, सरकार से हम सवाल पूछेंगे, वो कहेंगे एनसीआरबी से पूछो जाके, वो कहेंगे दूसरी एजेंसियों से पूछो जाके। वारे महाराज, सदन किस लिए बनाया गया है? सदन में नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछेगा और फिर कहा जाएगा फलानी एजेंसी, उससे पूछ लीजिएगा। आप देखिए शौकत अली साहब, अब आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं पूछता हूं उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की सरकार डाटा क्यों नहीं उपलब्ध करा सकती है? इस बात का एक एक करके बात लोग कंप्लीट कर ले। मैं आ रहा हूं। मैं शौकत अली जी पूरा समय दे रहा हूं आपको। शौकत अली जी मैं पूरा समय दूंगा, आराम से इनकी बात को रखिएगा, लेकिन एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। सबको मैं पूरा समय दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। अब ये झूठ बोलेंगे। शौकत अली जी आप एक्सपोज करिएगा ना, वो झूठ बोल रहे हैं तो आप एक्सपोज करिएगा, आधार बताइएगा कि कैसे इन्होंने झूठ बोला। लेकिन अभी उनकी बात कंप्लीट हो जाए पहले। मैं तो सोर्स बता रहा हूं, मैं तो प्रूफ दे रहा हूं। आपके कहने से मैं झूठा नहीं हो जाता हूं, आपके कहने से कोई व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो जाता। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पम्मी जैन जिसके ऊपर छापा पड़ा है वो आपका अपना आदमी था, वो आपका अपना एमएलसी था जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है और जिसके बाद आपको मिर्च लगी है। सारे अपराधी जितने जेल में हैं और जितने आपकी पार्टी में, सबका आपराधिक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जितनी राजनीतिक दल है उसमें सबसे ज्यादा अपराधी आपकी पार्टी में है। और इसी वजह से हमने नहीं, बसपा ने नारा दिया था, चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। यही वाले हैं ना आप, यही वाले अपराधी है ना। अब शौकत अली जी, अब शौकत अली, और मेरे को कहीं पे है तो गलत प्रूफ कीजिए, सिर्फ जबानी जमा खर्च मत कीजिए। ठीक है शौकत अली जी। एक आयुष जी, एक बड़ा आरोप लगा कि पम्मी जैन जी के यहाँ छापा पड़ा इसलिए हमें बुरा लग गया। पम्मी जैन जी के यहाँ छापा कब पड़ा है महाराज, बताइए जरा हमको, हम तो भूल गए, दिनांक भूल गए। कब पड़ा है महाराज, आप बताइए कब पड़ा है? हाँ शुरू में पड़ा महाराज। पम्मी जैन जी के यहाँ आज छापा पड़ा है। पीयूष जैन को आप 15 दिन से हमारे यहाँ रोकने का काम कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं ये पीयूष जैन कौन है। अरे महाराज सुनिए ना, अब धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए। हम सीधे तौर पे कह रहे हैं हम जांच एजेंसियों का सहयोग करेंगे। 3 साल का डाटा भी उपलब्ध करा दिया है। 1 रुपए निकाल दीजिएगा, फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। इससे पहले 3 लोगों के आपने छापा डाला था, क्या मिला आपको? 1 रुपए भी नहीं मिला आपको। 1 रुपए भी गलत तरीके से अर्जित किया हो तो जो सजा देंगे वो मंजूर होगी। दूसरी बात, अपराध की परिभाषा वो लोग सिखा रहे हैं जिनके उप मुख्यमंत्री पे अभी भी थोड़े दिन पहले, चंद दिन पहले, बहुत समय नहीं गुजरा वरना ये लोग भूल जाते हैं, इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, जिनके उप मुख्यमंत्री पे मकान कब्जा करने का बाकायदा बड़ी अच्छे तरीके से आरोप लगाया था। अब जिस प्रदेश का मुखिया ही
मकान कब्जा करने लगे, वो हमको ये बताएंगे कि हम अपराधियों की जमीन जब्त करने का काम कर रहे हैं। महाराज ये बताइए, उप मुख्यमंत्री जिसको प्रदेश संभालने की जिम्मेदारी है, वो अगर मकान कब्जा कर रहा होगा तो जरा उनका बैकग्राउंड या इतिहास उठा के देख लीजिएगा, वो कितने बड़े अपराधी हैं। और दूसरी चीज, इनके आज मंत्रिमंडल में वो लोग शामिल हैं जो डकैती करते। डकैती समझते हैं आयुष जी की नहीं समझते? अरे सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। कौशल जी सुनिए, देखिए शौकत जी को मैंने रोका था, उन्होंने सुनी आपकी बात। कौशल जी सुने, सहने की क्षमता कम है आप लोगों की। थोड़ा कड़वा था इसलिए सह नहीं पा रहे हो, थोड़ा कड़वा था इसलिए सह नहीं पा रहे, समझ गए। अरे बहुत कड़वा था इसलिए सही नहीं पा रहे, थोड़ा चुप हो जाइए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ डकैती का मुकदमा पंजीकृत है। डकैती, अरे सुन लीजिए महाराज, अरे ध्यान रखिए महाराज, अरे आपको बुरा लग गया, हम समझ रहे हैं, वापस लिया है, बर्दाश्त करने की थोड़ी क्षमता पैदा करिए, बर्दाश्त करने की थोड़ी क्षमता पैदा करिए। ऐसे लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ डकैती का मुकदमा पंजीकृत है। डकैती समझते हैं आयुष जी आप? लड़ाई झगड़ा मुकदमा हत्या हो गई होगी, मुझे समझ में आता है, लेकिन डकैती योजनाबद्ध तरीके से चोर, जो आज संसदीय भाषा है चोर, विधानसभा में खड़े होकर बोली नहीं जा सकती, उस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं कि चोरों को भी आपने भर्ती करने का काम कर दिया है। अब आप हमें ये मत समझाइएगा कि अपराधी कौन। आपने अपराधियों की तो एक फहरिस्त तैयार कर रखी, लिस्ट दीवार कम पड़ जाएगी अगर नाम लिखेंगे हम। इतने अपराधी भारतीय जनता पार्टी में, वो बताते हैं कि आज प्रदेश सुरक्षित हाथों में। अरे महाराज, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा कि डिप्टी सीएम पर मकान कब्जा करने का आरोप लगा है। और अरे महाराज, आपको मिर्ची लग गई, मैं समझ गया, आपके पास जवाब नहीं है। बताइए आपके उप मुख्यमंत्री पे हर बात का जवाब है। चुन चुन के अपराधी जेलों के पीछे पहुंच रहे हैं और आप लोग बोलने चले हैं आतंकवादियों का केस माफ करते थे। हाई कोर्ट की फटकार लगी आपके ऊपर। आपने जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो आपने केवल मुसलमानों के ऊपर मैं जवाब पैसा देने की जवाब दे दे हिंदुओं को पैसा बहुत धैर्यपूर्वक सुनना आयुष जी, इनसे कहिएगा थोड़ा शांत होकर सुने, मैं जवाब दे दूंगा। मैं बड़ा धैर्यपूर्वक होकर सुन रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, उसका प्रदीप जी के पास में जाऊंगा। मैं जवाब दूंगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, आपका पेशेंस बड़ा कमजोर है इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा भी। जरा नेहरा साहब के बारे में बता दीजिएगा, राममूर्ति वर्मा जी के बारे में बता दीजिएगा। राममूर्ति वर्मा जी ने पत्रकार के ऊपर तेल डाल के माचिस जला दी थी, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। अब भगवान की दया से वो नहीं है इस दुनिया में। जरा पता करिए अपने यहाँ का इतिहास, कैसे कैसे अपराधी भर रखे हैं आपने। चलिए शौकत अली जी जवाब देंगे। ठीक है, शौकत अली जी जल्दी से जवाब देंगे इस बात का। नेहरा जी जो 7,500 ठीक है, कौशल कान ठीक है, कौशल कान ठीक है, आपका सवाल आ गया। शौकत अली जी इसका जवाब देंगे। अभी की सीएजी रिपोर्ट ये कहती है कि 52,500 करोड़ रुपए का घोटाला सपा ने केवल और केवल नोएडा अथॉरिटी ने किया था। ये अभी की सीएजी रिपोर्ट है, अभी 10 दिन पुरानी सीएजी रिपोर्ट है। कहां मैं आप एक्सपोज करूं, कितने ऊपर से लेकर नीचे तक जहां उंगली रखो वहीं पे। नहीं ठीक है, अब सीएजी की रिपोर्ट आ गई, कार्रवाई करिएगा ना आप लोग। शौकत अली जी। आयुष जी, समूचे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने काम किया था। भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश को गुमराह करती चली आ रही है। भरसक प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे बरगला लिया जाए, कैसे चुनाव जीत लिया जाए, इसी का प्रयास कर रही है। अब रही बात अपराधियों पे कार्रवाई करने की, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सच में आप अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे होते तो शायद ये मेरठ की घटना भूल गए। कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गई थी कि आप बदन सिंह बद्दो के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीआईएल तक दाखिल हो गई, मजबूरी में इनको कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे ऐसे अपराधी थे जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करने से डरते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, लोग पीआईएल दाखिल कर देते हैं कि महाराज इनसे क्या दिक्कत है आपको, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसी ऐसी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। ये अपराध की प्रकाष्ठा पार हो गई उत्तर प्रदेश की सरकार ने। जब से उत्तर प्रदेश की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश की दशा खराब हो गई। उसके बाद भी परिकल्पना की जाती कि हे प्रभु, ये तो राम राज्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज सड़कों पर लाठियां खा रहा है। कहा जाता है फर्क साफ है। गर्दनें दबाई जा रही थी उत्तर प्रदेश की राजधानी में, अरे कहीं गांव खेड़े में दबा दी गई होती तो पता भी न चलती, सच में उसकी जान ले ली गई होती। जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में पुलिस एक युवक की गर्दन दबा दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गांव खेड़े में क्या हो रहा होगा, जहां पत्रकार कैमरा लेके नहीं जा पाया, वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो उस युवक की तस्वीर छप गई, थोड़ी राहत मिल गई होगी।
कि अगर उसको कुछ हो जाएगा तो पुलिस वालों की जवाबदेही तय हो जाएगी। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं किसी पूर्वांचल या पश्चिमांचल के जिले में हुआ होता तो उसकी जान भी ले लेते उत्तर प्रदेश के पुलिस। चलिए ठीक है, और पता नहीं न चलता क्या हुआ। देखिए आरोप वो भी लगा रहे हैं, आरोप आप भी लगा रहे हैं, भारतीय लेकिन आरोप से आरोप का जवाब नहीं होता ना प्रदीप सिंह जी। देखिए आरोप वो आरोप आप पे लगा रहे हैं, आप उन पे लगा रहे हैं। सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाएगा कि कौन पार्टी है जो दूध की धुली है। कोई पार्टी नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं। शौकत अली जी, ना समाजवादी पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना अन्य कोई पार्टी, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारी पार्टी में आप टॉप टू बॉटम देखिए एक भी अपराधी नहीं है। जिस दिन ये कह देगा ना उस दिन मुझे लगता है कि ये डिस्कशन सार्थक हो जाएगा, वरना आरोप लगाते रहिए किसी में कम किसी में ज्यादा। शौकत अली जी, किसी में कम किसी में ज्यादा। शौकत अली जी, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन कोई दूध का धुला नहीं। किसी में कम किसी में ज्यादा, कोई दूध का धुला नहीं। प्रदीप सिंह जी, आइए देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश में मुद्दों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज 1000 रुपए सिलेंडर पर बात होनी चाहिए, आज बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, आज कानून व्यवस्था पर बात होनी चाहिए, आज बढ़ती महंगाई पर बात होनी चाहिए, आज महिला सुरक्षा पर बात होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण पर बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट कर रही है कि पर चुनाव में चर्चा न हो। जब अपराध की बात करती है और इन्होंने आज पत्रकारों पर हमले की बात की है, 93 पत्रकारों पर आपराधिक हमले योगी सरकार के कार्यकाल में। और जब अपराधियों की बात कर रहे हैं तो हम लखनऊ से भी अगर हम शुरुआत करें तो लखनऊ के ही एक सांसद पर अवैध दलितों की जमीन हड़प कर लोगों को बेचने का आरोप है। ये आप लखनऊ में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। हम आपको बता सकते हैं लखनऊ में तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने नालों पे होटल बना रखे हैं, मंदिरों पे कब्जे कर रखे हैं और वहां पे दुकानें बना रखी हैं। इस तरह की तमाम चीजें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और यह प्रशासन की निगाह वहां तक नहीं पहुंचती है। हम बार-बार कहना चाहते हैं कि अपराधियों को संरक्षण, लेकिन यही तो है ना प्रदीप जी, कौन कब तक किस पार्टी का रहेगा, यही तो सवाल है। सत्ताधारी पार्टियों के रहते हैं ऐसे लोग। आज भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे, कल समाजवादी पार्टी होगी तो उसके हो जाएंगे, कल को कांग्रेस होगी तो उनके हो जाएंगे। यही तो बैरियर आप लोगों को लगाना है ना कि अपराधियों की हमारी पार्टी में कोई जगह ही नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत है और दिक्कत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिस पार्टी की सत्ता है ये वहां मूव कर जाते हैं। जनार्दन जी, अभी आने वाले समय में क्या हम लोगों को और राजनीति इसी तरह से छापेमारी को लेकर के देखने को मिलेगी, या फिर ये अपना काम इसी तरीके से ईडी और सीबीआई करती रहेगी? नहीं, अभी तो जो कार्रवाई चल रही है, जैसा कि उच्चस्थ अधिकारियों ने भी कहा कि इस तरह से अभी चालू रहेगी। और उनके लिस्ट में देखिए, जैसे एक बार कार्रवाई शुरू होती है तो काफी लीड्स मिलती हैं, उन लीड्स का फॉलोअप होता है। तो अभी इसका कुछ कार्यक्रम चलेगा और हर एक चीज को राजनीतिकरण भी दिया जाएगा। लेकिन फिर वही सोचने वाली बात है कि जो शुचिता लाने की बात करते हैं उसकी शुरुआत अपने घर से क्यों नहीं की जाती? अपनी पार्टी में जो अपने लोग हैं उनके बीच में क्यों नहीं शुचिता की बात की जाती? ये बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है। चलिए जनार्दन जी, आप किसी बात के साथ आज की चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा है, लेकिन जब उसका राजनीतिकरण होने लगे तो आप समझिए कि इन संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के भी सवाल उठते हैं। और फिर भविष्य में जो कार्रवाई होती है क्या उसको भी आप राजनीति के साथ जोड़ेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। आज सवाल तो बनता है में मेरे साथ फिलहाल इतना है।